हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बाउंड्री कंडीशंस। देखिए, बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती है कि अगर हमें मान लीजिए कोई फील्ड दे रखा है, इसको मैंने कोई फील्ड मान लिया और यहाँ पर क्या है, कोई एक ऐसा हमने लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, कोई सिलेंडर ले लिया या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर इस फील्ड में रखी है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इसको मान लेते हैं। तो इस फील्ड में जो ये हमारे पास डिफरेंट मीडिया, ये मीडिया क्या होगा, ये 1 और 2 कि इस एक रेक्टेंगुलर लूप लगा लीजिए कि इस रेक्टेंगुलर लूप को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया वो क्या कर रहा है, इंटरफेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो वैल्यू रीजन में यहाँ पर होगी वही रीजन में यहाँ पर होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है वो हमें बता रही है बाउंड्री कंडीशन के बारे में। अब ये कंडीशन हेल्पफुल है फील्ड को डिटरमाइन करने में कि यहाँ पर किस तरह का फील्ड होगा, वेदर दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करते हैं। तो अब ये बता रहा है कि वन साइड, अगर बाउंड्री के हमें वन साइड का रीज़न पता है तो हम सेकंड साइड के रीज़न का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन फॉर बी, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर बी वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है जिसको हमने सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ा था। अब क्या कह रहा है कि एट एनी इंटरफेस बिटवीन 2 मीडिया, तो हम क्या करते हैं, इस इंटरफेस के लिए हमने मान लिया हम एक पिल बॉक्स ले लेते हैं या कि एक छोटा सा सिलेंडर टाइप कोई बॉक्स होगा हमारे पास, दैट इज़ द पिल बॉक्स। एंड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इस पिल बॉक्स को 2 मीडिया में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। तो ये मीडिया का जो टोटल सरफेस था वो था हमारे पास S। तो सबसे पहले क्या बात हुई, हमने क्या किया, एक पिल बॉक्स को कंसीडर किया। हमने कंसीडर कर लिया ये पिल बॉक्स है और इसका कोई हमें दे दिया कि ये है हमारे पास सरफेस S। एंड क्या हुआ कि इस फील्ड लाइन ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इस सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड वो 4 पार्ट्स कौन से होंगे, देखिए जैसे मीडिया 1 और 2 बना तो फर्स्टली हमारे पास क्या होगा, एक तो सरफेस होगा ये, दैट इज़ S1। मैं इसको S1 का नाम दिया। एंड ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास सरफेस S2। एंड थर्ड हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ये है हमारे पास सरफेस S3 एंड ये होगा हमारे पास सरफेस S4। तो इस तरह से जब एक फील्ड लाइन ने इस पिल बॉक्स के सरफेस के अंदर एंटर किया, यानी कि ये जो बाउंड्री कंडीशन लगी, तो इस सरफेस को 2 मीडिया में डिवाइड किया और यहाँ से हमें क्या मिले, 4 अलग अलग तरह के सरफेसेस मिले। तो अभी हमें यहीं से बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है कि क्या होंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, यानी कि या क्या है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। यानी कि जो सरफेस होगा उसका हमने कोई ना कोई वॉल्यूम भी लिया है एंड वो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो देखिए ये क्या होगा, इसको अगर फील्ड लाइन को लिखा जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड इनक्लोज वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल
इंटू सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल तो देखिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये देखिए अगर इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करें तो वो क्या होगा, b इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 फॉर सरफेस के लिए। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इस सरफेस में जो फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर भी लाई करेगा। इसको मैंने n का नाम दे दिया, मान लिया फॉर दिस रीजन इट इज़ n1 एन यूनिट वेक्टर एंड इट इज़ n2, ये भी सरफेस 2 के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि फील्ड लाइन फॉर अ सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, b इंटू यूनिट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब ये जो था ये हमने बात की है कंप्लीट सरफेस के लिए, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 टाइप ऑफ सरफेसेस S1 S2 S3 S4। तो हम इसी इक्वेशन में अभी होल सरफेस ऑफ पिल बॉक्स को ले लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फॉर S1 फील्ड B1 N1 इंटू डी एस प्लस S2 B2 N2 यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ के लिए लिख रहे हैं S1 के लिए यूनिट वेक्टर ये होगा एंड फील्ड जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो B1 होगा फॉर सरफेस S1 के लिए एंड डी एस प्लस हमारे पास S3 जो होगा S3। देखिए अब S3 में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको S3 इस सरफेस के लिए तो लिखेंगे इंटीग्रल, बट यहाँ पर क्या है, फील्ड लाइंस तो वही है ना फॉर रीज़न 1। यहाँ पर मीडिया 1 है तो B1 होगा और यहाँ मीडिया 2 है तो दिस इज़ फॉर B2 होगा। एंड सिमिलर हमारे पास S4 रीजन के लिए भी वही वेक्टर होगा ना जो यूनिट परपेंडिकुलर होगा एंड फॉर S1 एंड S3 के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, N1 होगा। तो ये हो गया हमारा B1 N1 डी एस प्लस S4। फोर्थ रीजन के लिए ये होगा B2 N2 डी एस इज इक्वल टू 0। देन क्या है, जो ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ रीजन है, ये दोनों जो रीजन हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ वॉल। इन्होंने तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ वॉल के बारे में बताया और जो ये दोनों सरफेसेस हैं वो हमें बता रहे हैं अपसाइड एंड डाउन, जो हमारे पास क्या होगा, एक रिम टाइप की शेप होगी। तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि ये जो B है उसकी वैल्यू फाइनाइट है इस पूरे रीजन में एंड इस पिल बॉक्स की क्या है, हमें कोई एक हाइट भी दे रखी है जो कि है h। अब अगर मैं कहूँ कि h इज़ अप्रोचिंग टू 0, अगर h मेरा 0 को अप्रोच करेगा यानी कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की कैसे बना सकते हैं हम, ये बना सकते हैं कि सरफेस S एंड S1 एंड S2 जब हाइट 0 होगी तो यानी कि एक दूसरे पर लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, S3 एंड S4 की क्या होगी, हमारी वैल्यू वेनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करें, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि हमने लिमिट लगा दिया कि व्हेन डेल H अप्रोच टू 0 इन अबो इक्वेशन, मान लिया इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा S1 B1 यूनिट वेक्टर DS प्लस क्या होगा S2 B2 N2 DS इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारे पास, जो ये A हमने ये पूरा सरफेस एरिया माना था, ये
जो सरफेस S1 एंड S2 लिए हैं और ये कहा कि हाइट 0 को अप्रोच करेगी, यानी कि दोनों सरफेस एक दूसरे पर लाई कर गए S एंड S2। तो अब क्या होगा, ये एक बन गई रिम की शेप और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये अब इसका कोई एरिया होगा A। तो मैं इस कंप्लीट इंटीग्रल को इन फॉर्म ऑफ एरिया लिख दूँ तो A सरफेस के लिए ही B1N1 प्लस क्या होगा B2N2 यूनिट वेक्टर इंटू DA इज इक्वल टू 0। ये A होगा, A है हमारे पास एरिया, ठीक है, एंड ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी होगी। तो बस अब इस इंटीग्रल को सोल्व कर देते हैं। देखिए इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास B1N1 प्लस क्या होगा B2N2 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है जो देखने की है कि व्हेन S1 एंड S2 जब हाइट अप्रोच की 0 को, यहाँ तो कोई हाइट थी, जब ये हाइट 0 हो गई तो दोनों ने एक नया आर्बिट्रेरी एरिया ले लिया जो था हमारे पास A। तो यहाँ पर देखिए दो यूनिट वेक्टर भी तो थे N1 एंड N2, तो इनकी कंडीशन क्या होगी, इनकी कंडीशन होगी इक्वल बट अपोजिट की होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो N1 यूनिट वेक्टर था वो क्या था, नेगेटिव ऑफ N2। तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ कर लें, इसको मान लें इक्वेशन सेकंड। तो हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 7, वो अब होगी B1N1 यूनिट वेक्टर माइनस B2N2 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इसी को सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा, B1N माइनस B2N इज इक्वल टू 0 एंड B1N इज इक्वल टू B2N। यानी कि देखिए जो फील्ड लाइन थी, फील्ड लाइन इन फर्स्ट मीडिया, वो क्या होगी, फील्ड लाइन, यानी कि जो हमारा सरफेस था, यानी कि जो सरफेस फॉर मीडिया 1 था वो क्या था, इक्वल टू सरफेस ऑफ मीडिया सेकेंड। यानी कि अगर इस फील्ड लाइन की बात की जाए जिसने पिल बॉक्स को दो रीजन्स में बांटा है, तो यहाँ पर जो सरफेस 1 था वो क्या था, सेकंड सरफेस के इक्वल।